हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने वालों यूपीएससी वाले के लिए। यूपीएससी वालों के लिए सबसे बढ़िया होता है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी खोल के पढ़ने के अंदर क्या होगा, पहले पेज पढ़ोगे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे हिडन डिटेल्स है। वो सारी हिडन डिटेल्स इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी खोलो, पेन पेंसिल निकालो, साथ साथ मार्क करते जाओ क्या क्या मैं अच्छे से पूरी एनसीईआरटी कवर करवाने वाला हूँ। हम वैसे मैं कहता हूँ कि चैप्टर को 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। कौन कौन से वो 3 पार्ट? सबसे पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरीके से काम करना है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको इनके नोट्स बनवाऊंगा, मैं ही बनवाऊंगा उनका पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरे के पूरे A to Z कंप्लीट नोट्स आपके साथ साथ लिखूंगा, मैं यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा। और तीसरे के अंदर आपको क्विक रिवीजन दूंगा जिसमें आपको ओवरऑल चैप्टर में समझाऊंगा। तो अब बारी है क्या चालू करने की। सबसे पहले चालू करने वाले हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखो इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से। किस चीज का इंट्रोडक्शन? आपकी यूपीएससी का इंट्रोडक्शन है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर कहां, हाउ कैसे, व्हेन कब। एक हिस्ट्री के अंदर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और हिस्ट्री और यूपीएससी के लिए अगर देखा जाए, क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस मानी जाती है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बेस माना जाता है। क्लास 6 से आप स्टार्ट करते हो और इतनी बढ़िया शुरुआत मिलती है ना, कि शुरुआत ही आपका किया इंट्रोडक्शन करना है बॉस। आपको इंट्रोडक्शन ही करना है हिस्ट्री के साथ। आप अच्छे से पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, क्या क्या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन उसे चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक क्लास 6 के हिस्ट्री से पहले एक कहानी आ जाएगी हमारे पास। जैसे इस बार हमारे पास राशिदा के क्वेश्चन है। राशिदा जी, ये देखिए राशिदा जी ने एक क्वेश्चन पढ़ा है। राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो राशिदा जी क्या कर रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तो वो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उनकी जो आंखें थी वो एक न्यूज़ हेडलाइन के ऊपर आ गई। किसके ऊपर आ गई? हेडलाइन के ऊपर आ गई। 100, तो 100 years ago how she wondered could anyone know about what had happened so many years ago। तो एक हेडलाइन नहीं थी, पता क्या, आज से 100 साल पहले ये एक पर्टिकुलर चीज हुई थी। अब राशिदा देखिए यार, ये बताओ इन लोगों को कैसे पता कि 100 साल पहले ये चीज हुई थी। अब इंसान के मन में आता होगा, कोई छोटा बच्चा उसके मन में तो आता होगा कि भैया अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई कहते हैं कि जो हमारी रामायण थी वो त्रेता युग के अंदर हुई थी, तो कोई बच्चे के मन में आता होगा भैया आपको कैसे पता, त्रेता युग के अंदर आप थोड़ी ना थे, आपको कैसे पता चलते हैं ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे के अंदर। तो ये है ना, तो हम लोगों के अंदर डाउट्स आते हैं कि बॉस ये हमें हमारे पास्ट के बारे में पता तो है, लेकिन पता कैसे है, हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट। हम कह तो देते हैं कि यार 200 साल पहले ही हुआ था, ब्रिटिशर 200 साल पहले आए थे। भाई ये इन्फॉर्मेशन किसके पास किसने गो थ्रू करी, इन्फॉर्मेशन आई किस तरीके से, कैसे हम लोगों को अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। आ जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है हमारे पास, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। पहला पॉइंट डाल दीजिए इसके अंदर, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। पहला पॉइंट, सॉरी वो नोट्स बनवाने की आदत है। इस पॉइंट को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड न्यूज़पेपर। तो अगर देखा जाए, अगर हम कल परसों की बात करें कि सर आपको न्यूज का आज कल ये पर्टिकुलर चीज जो आपको ऐसे पता चला, मैं कहूंगा मैं बच्चे मैंने हेडिंग देखी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं रेडियो पे सुन लेता हूँ कि रेडियो पे क्या क्या न्यूज आ रही है, तो मुझे इतना पता है कि कल क्या क्या हुआ। ये सारी चीजों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। लेकिन अगर मैं किसी से कहता हूँ कि बॉस कल की तो न्यूज आपको पता है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आज 1 जुलाई है, आज क्या है 1 जुलाई है, आपको मैं पूछ लेता हूँ कि बॉस 30 जून को क्या हुआ था, आप बता दोगे, ठीक है। मैं पूछूं पिछले साल 30 जून को क्या हुआ था, तो आप क्या बता पाओगे? नहीं सर, इतना थोड़ी ना याद रहता है। तो ये पूछा लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स what about long years ago, let us see how it can be done। तो ये कह रहे हैं कि बॉस आपको तो 1 साल पहले की बात नहीं पता, हम तो 100-200 साल पहले की बात हम लोगों को पता कैसे चली। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि बॉस हमें 100-200 साल पहले वाली बात आज कैसे पता चली। हम इनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, हम अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके, देयर आर सेवरल थिंग्स okay, we can find out what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको 3 मेजर चीजों के बारे में बताया गया है। किनके बारे में? what kind of, okay, what people ate, यानी कि वो लोग खाते क्या थे। आपने बेसिक नेसेसिटीज सुनी है आपकी लाइफ की, what are the basic necessities of life। सर 3 चीजें हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हमारी लाइफ की। अब मैं पूछता हूँ वो 3 चीजें क्या है सर। सबसे पहली चीज आ जाती है रोटी, दूसरी आ जाती है कपड़ा, तीसरा आ जाता है सर मकान। क्या जाता है? मकान। एक चीज बताओ, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे सर? रोटी। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड दे वियर, कपड़ा। ओके, द हाउसेस इन विच दे लिव, मकान।
क्योंकि एक बेसिक चीज, क्योंकि हम सबसे पहले हिस्ट्री को पता, क्लास 6 की हिस्ट्री की पता क्या खूबसूरती है। क्लास 6 तो 7 और 8 की हिस्ट्री उठाओगे ना, हम कहीं ना कहीं हम राजा महाराजाओं के ऊपर चले जाते हैं, हिंदू लीडर्स के ऊपर चले जाते हैं, मुगल्स के ऊपर चले जाते हैं, फिर हम अंग्रेजी सरकार के ऊपर आ जाते हैं, और अलग अलग देशों के हम इकोनॉमी, अलग अलग देशों के हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अच्छा, फ्रांस के अंदर ये हुआ था, इंडिया के अंदर क्या हुआ था, ये सारी चीजें स्टडी करते रहते हैं, और इसलिए हिस्ट्री उस टाइम पे बोरिंग सी लगती है। लेकिन क्लास 6 की हिस्ट्री की खूबसूरती है कि इसके अंदर ना आपको मैं किसी राजा महाराजाओं के नाम बताऊंगा, ना कोई बैटल्स के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर क्लियर कट मैं कह रहा हूँ कि नींव रख रहे हैं। हमारे घर है यूपीएससी नाम करके, उस घर की नींव रखी है मैंने आज, मैंने क्या रखा है, उस घर की नींव रखी है। आज उसी नींव के ऊपर क्या है, वो ईंट रखते हैं ना, बस आज वही ईंट है। अब वो ईंट के अंदर क्या है, एकदम स्टार्टिंग स्टेज, यानी कि अब हम आपको बता रहे हैं हिस्ट्री एकदम वेरी स्टार्टिंग से। जब ह्यूमंस जब इवॉल्व हुए थे, तो उनका रोटी कपड़ा मकान क्या था, वो किस तरीके से हमसे डिफरेंट था। हम एकदम बेसिक लेवल से चालू करें। बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है इंसान की, हर एक किसी को चाहिए होता है जीने के लिए, तो हम उस टाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट से चालू करते 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 क्लास 6 के अंदर आपको उन बेसिक रिक्वायरमेंट से एंड तक लेकर आ जाऊंगा मैं, राजा महाराजाओं तक। उसके बाद क्लास 7 के अंदर हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें इंसान को जब इवॉल्व है, उन इंसानों को राजा महाराजाओं तक ही लेके जाना है। क्लास 6 हिस्ट्री का यही मेन रोल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, ऐसा तो आपको रोटी कपड़ा मकान का कंसेप्ट बताया मैंने। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, जो भी लोग उस टाइम पे हंटिंग करते थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, राजा महाराजा, मर्चेंट्स का क्या होते हैं आपके, व्यापारी मंडल, हमारे जेठालाल जी व्यापारी, हमारे व्यापारी मंडल के मर्चेंट्स, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट हो गए, हमारे म्यूजिशियंस हो गए। म्यूजिशियंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। हाँ, अगर आपने काफी बार ओल्ड टीवी सीरियल्स देखते हो, या फिर अभी आपने आदि पुरुष देखी होगी, उसके अंदर एक गाना आता था शिवोम, जो रावण गाता था शिव जी के लिए। तो आप देख रहे हो कि म्यूजिक की इंपॉर्टेंस अभी से नहीं, म्यूजिक कितने टाइम पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर है, म्यूजिक कितने टाइम पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर है। एंड साइंटिस्ट और जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम पे अय्यर भाई होते थे। मैंने कहा वो वाले हमारे एक केमिकल लोचा वाले नहीं थे, साइंटिस्ट यानी कि जो एक्सप्लोर करते थे नई नई चीजों को, नई नई चीजों की खोज करते थे। हमारे अभी वाले साइंटिस्ट तो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, लेकिन उस टाइम वाले साइंटिस्ट रियल के केमिकल रिएक्शंस करते थे, मतलब वो केमिकल्स नहीं लेते थे, वो बिना केमिकल्स के सारी चीजें बता देते थे। ओके, वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। उस टाइम पे बच्चे क्या गेम खेले करते थे। आजकल पबजी चलता है, तो उन लोगों का पबजी क्या था। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि पहले के लोग, अगर मैं कहता हूँ कि हम लोग क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, उन लोगों का रोटी कपड़ा क्या था, उन लोगों के मकान क्या था। हम यहाँ पे पक्के घरों में रहते हैं, वो कहाँ रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। कितना डिस्टिंक्शन आता है, और आने वाली पीढ़ी जिनके लिए हम पास्ट होंगे, उनके लिए कितना बड़ा डिस्टिंक्शन हो गए हम। तो okay, we can also find out about the game children used to play, the stones they used, okay, the stories they heard, किस तरीके की कहानियां वो सुनते थे। हम लोग की, हमारी कहानी कौन सी होती थी, वो होती थी ना, एक वो कोई होता था, हाँ यार एक कहानी से याद आ गई, वो कहीं गिर सा जाता था, एक बाबा ब्लैक शीप, ऐसी हमारी कहानियां ये होती थी। उनकी कहानी कितनी महान होती थी, वो राजा महाराजा, उनके लिए रामायण होती थी, हमारे लिए आजकल पता नहीं क्या ही होती है। चलो कोई बात नहीं, रामायण वैसे पढ़नी चाहिए, हर एक घर के अंदर रामायण पढ़ानी चाहिए। द प्लेस दे सोज, द सॉन्ग दे संग, यानी कि किस तरीके के नाटक वो लोग किया करते थे, किस तरीके के गाने वो गाया करते थे। क्योंकि सॉन्ग है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोचो ना, म्यूजिक सॉन्ग ये सच्ची में इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, एसएससी की, तो आपने क्लास 10 की जरूर पढ़ी होगी हिस्ट्री। और क्लास 10 की हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर एक पॉइंट जरूर आता है। उसके अंदर सर कौन सा पॉइंट आता है उसके अंदर, उसके अंदर हम कहते हैं भारत की एकता पता कब आई थी, जब हमने इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, म्यूजिक का इस्तेमाल किया। कि हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय गीत बनाया, उससे क्या हुआ, लोगों को वननेस की फीलिंग आने लग पड़ी। कोई हमारे देश के राष्ट्रीय गीत को अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते तो हम लोग कैसे भड़क से जाते हैं, भाई वो मेरा देश है। तो सॉन्ग्स का उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, सॉन्ग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इमेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेंटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इन सारी चीजों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और हम इंडियंस ही नहीं, हर कोई जना इन सारी चीजों को इमोशनली कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार रीडिंग ले लीजिए। अगले पॉइंट पे आ जाइए। ओके, वेयर डिड पीपल लिव। अब तो बहुत आपने बता तो दिया रोटी कपड़ा मकान के बारे में, कि हम लोगों को इतना पता चल गया कि अच्छा हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में बात करनी। 5 इंपॉर्टेंट लोकेशन बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट लोकेशन अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। मैप की मदद से हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और मजा बहुत आने वाला है इस लेक्चर के अंदर। ओके, कहते हैं ना कहानी चल रही है, फिल्म चला रहा हूं मैं, डायरेक्टर हूं इसी फिल्म का, जिसका नाम क्या, क्लास 6 हिस्ट्री।
ओके, वेयर डिड पीपल लिव? तो सबसे पहले हमें क्या गया, फाइंड आउट द नर्मदा रिवर ऑन द मैप। ओके, तो सबसे पहले आपको ये टास्क भी करना है। अगर आप सोचो कि चलो आप बाद में देखेंगे, नहीं, अगर आपको यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि नर्मदा रिवर के ढूंढो मैप के अंदर, तो हमें कहाँ जाना होगा, नर्मदा रिवर के पास हमें जाना होगा गाइस। ओके, तो अब ये मैप आ गया हमारे इंडिया का, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ द फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये वर्ड है ना सब कॉन्टिनेंट, ये वर्ड का भी मैं महत्व बताऊंगा कि सब कॉन्टिनेंट ही क्यों कहा जाता है। इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं सच्ची में कह रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट क्यों है ये भी बात बताऊंगा, यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नर्मदा रिवर, सर नर्मदा रिवर ये रही, यहाँ पे है आपकी कौन सी, नर्मदा रिवर। ये नीचे वाली तप्ती रिवर है, ऊपर वाली नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, नर्मदा रिवर को निकालो, ठीक है। अब नर्मदा रिवर की मैं आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर अगर कोई क्लास 6 के भी बच्चों, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीजें बताता हूँ यहाँ पे। तो आपकी नर्मदा रिवर है, अब काफी बार पता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बॉस, तो यूपीएससी की तैयारी में क्या करना होता है सर, लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हिस्ट्री को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से। तो वो कैसे, अब देखो एक दो हिंदू है, ठीक है, एक यहाँ पे रहता है कश्मीर में, यहाँ एक हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं, एक हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। इन दोनों के कल्चर अलग अलग है, इन दोनों की हिस्ट्री अलग अलग है। अब सर हिस्ट्री अलग अलग क्यों है, क्योंकि इन दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। इनकी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन अलग अलग क्यों, क्योंकि इन दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। यहाँ पे हमारी इक्वेटर के पास आ जाती है लाइन, गर्मियों का तमिलनाडु गर्मी, वहां पे क्या ठंडी। दोनों की ज्योग्राफी के अंदर फर्क है, वो ज्योग्राफी में फर्क आने की वजह से हिस्ट्री में फर्क आ जाता है। तो अब आपके हम यहाँ पे बात कर रहे थे नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे से देख लेना और चाहो तो यहाँ पे नोट भी कर लेना। एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे है, पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, रेड कलर का इस्तेमाल करने वाला। अब इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, ये एरिया पता है आपको क्या है, ये गुजरात के अंदर कफेर है ना, गुजरात का मैप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके, फिर हम ऐसे करके यहाँ पे एक छोटी सी चीज हमेशा बनाते हैं। अबे पता है ये छोटी सी चीज क्या है, ये छोटी सी चीज है, इस छोटी सी चीज को हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ खंबत। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बॉस नर्मदा रिवर कहाँ पे है, तो आप क्या होगा कि ये जो गल्फ ऑफ खंबत है इसके कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट। तो लोकेशन क्या होगी इसकी, इट इज ईस्ट टू द गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट के अंदर लाई करता है। कहां पे लाई करता है, गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट के अंदर। मैं अभी भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर गल्फ ऑफ खंबत मेंशन नहीं है, पर आपको इस चीज का पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ खंबत के कहां लाई करता है सर, ये ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। गल्फ ऑफ खंबत ये रहा, गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ये लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके नर्मदा रिवर के, जहाँ पे नर्मदा रिवर के पास जो लोग रहते थे उनके लिए देखते हैं क्या क्या। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर several 100,000 years ago, बहुत साल पहले लोग वहां पे रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers। सर अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है skilled gatherers, ठीक है। अब ये वर्ड मैं पहले आपको बताता हूँ, पहले आप गैदरर वर्ड का मुझे मतलब बताओ सर। गैदरर का तो मतलब वो है जो चीजों को कलेक्ट करते हैं। गैदरर का मतलब कौन होता है, गैदरर, गैदर करना, चीजों को कलेक्ट करना। तो गैदरर और स्किल्ड गैदरर के अंदर क्या फर्क आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी समझाने वाला। गैदरर क्या होगा, मैं किसी को कहूंगा कि बॉस पेन लेके आना, ठीक है, मैं मेरे स्टूडेंट को कहूंगा कि बॉस पेन लेके आना, वो क्या कहेगा, जब ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, 3 पेन लेके आ गया, ये कौन है, गैदरर है, ये कौन है, गैदरर है, ठीक है। उसने क्या किया, चीजों को गैदर किया। मैं कहूंगा कि अब मैं स्किल्ड गैदर कौन सा होगा, वो ब्लू पेन लेके आएगा मेरे लिए, मतलब सॉरी रेड पेन लेके आएगा। क्यों, टीचर हूँ सर, स्किल्ड हो आप, ओके, क्या हूँ, स्किल्ड हो सर। स्किल्ड गैदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही उठाते हैं। गैदर क्या है, कोई भी चीज उठाई, कोई भी अगर फल फ्रूट दिखे वो उठा लेते थे। गैदर मतलब इंसान ही, हम इंसान क्या थे, जो गैदर थे इंसान, वो क्या, अच्छा यहाँ पे ये मशरूम है, जहरीला है, जो भी है उठा लिया, ये फल उठा लिया, वो फल उठा लिया, खाने लग पड़े बिना सोचे समझे, हम लोगों ने उन फल को खा लिया। ये कौन होते हैं, ये सिर्फ आपके गैदर होते हैं। लेकिन जब हम इस गैदर वर्ड के पीछे ये स्किल्ड वर्ड लगा देते हैं ना, कौन सा वर्ड लगा देते हैं, जब हम इसके अंदर ये स्किल्ड वर्ड लगा देते हैं ना यार, स्किल्ड वर्ड। स्किल्ड का मतलब है कि वो अगर कोई मशरूम दिख रहा है ना, उसे पता होगा, अच्छा क्या ये मशरूम जहरीला है या नहीं है, अच्छा ये जहरीला नहीं है, इसे उठा लेता हूँ, ये फल जहरीला, इसे नहीं उठाऊंगा। स्किल्ड गैदर के अंदर ये फर्क होता है। गैदर क्या, जो मर्जी चीज उठा ली, स्किल्ड गैदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उठाएगा। अब सर एक चीज बताओ, और वो इंपॉर्टेंट चीजें कैसे उठाएगा, तो मैं इसके अंदर इसका जवाब अगली लाइन के अंदर होगा। That is people who gather the food, जो लोग खाना इकट्ठा करते थे, they knew about vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। ये जो लोग थे ना, जो skilled gatherers थे, अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके skilled gatherers थे ना, ये येलो पेन दिख तो रहना इसके अंदर,
देख रहा, हाँ येलो दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। लेट मी चेंज द कलर, पिंक ले लेते हैं। ओके, जो आपके स्किल्ड गैदरर्स थे ना, क्या थे आपके स्किल्ड गैदरर्स, आपके जितने भी स्किल्ड गैदरर थे उनके पास पता क्या थी, वास्ट नॉलेज थी। क्या थी उनके पास सर, वास्ट नॉलेज थी। किस चीज की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की वास्ट नॉलेज थी। पर किस चीज के बारे में उनके पास वास्ट नॉलेज थी, दे हैव अ वास्ट नॉलेज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। किसके बारे में एकदम वास्ट नॉलेज होती थी उन्हें, अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उन्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में एक डीप नॉलेज होती थी, अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के आइडेंटिफाई कर लेते थे सर, उनके अंदर अच्छी खासी नॉलेज थी। अब सर एक चीज और आ गई, अब उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन की नॉलेज क्या थी। अब मान लेते हैं कि 4-5 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें एक मशरूम दिखा, एक दोस्त ने खाया, उसकी हाथों मृत्यु होगी। अब वो बंदा पता है क्या कहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो चीज देखेगा, अच्छा इस तरीके के जो फल हैं वो जहरीले होते हैं, जो इंसान की तबीयत को खराब कर सकते हैं, इंसान को मार सकते हैं। तो उन्हें क्या हुआ, ऐसी धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करते करते इंसान क्या हो गया, स्किल्ड गैदरर हो गया। यानी कि उसे पता है कि कौन सा फल मेरे लिए जहरीला और कौन सा फल मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन से फल को खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती थी। इसके बाद देखिए, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। अब देखो, जानवरों की भी हंटिंग करते थे वो। ओके, दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स की भी हंटिंग क्या करते थे। अब हम अगली बात, तो ये तो था पूरा नर्मदा रिवर के ऊपर हमने देख लिया। नर्मदा रिवर के अंदर हमने क्या क्या बात देखी सर, पहली बात तो हमने इसकी लोकेशन देखी। लोकेशन क्या है, गल्फ ऑफ खंबत की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। सर गल्फ ऑफ खंबत क्या है, आपका जो ऐसे जो आपका गुजरात है ना, जो आप इस तरीके से बनाते हो, जो इतना सा गैप देते हो ना आप हमेशा, ये गैप ही क्या है, गल्फ ऑफ खंबत है। ये गैप ही क्या है, गल्फ ऑफ खंबत। तो गल्फ ऑफ खंबत के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आता है आपका नर्मदा रिवर, लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और थे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या कहा था कि पीपल लिविंग नियर नर्मदा रिवर। ओके, वो कौन थे, वो क्या थे सर, स्किल्ड गैदरर्स थे। वो क्या थे, ये सारे लोग, दीज ऑल पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स। ये सारे लोग कौन थे, ये सारे के सारे लोग थे स्किल्ड गैदरर्स थे। ऑल दीज पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स। सर स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि सर स्किल्ड गैदरर्स का मतलब कि दैट इनके पास क्या होती थी, वास्ट नॉलेज होती थी। क्या होती थी इन लोगों के पास, वास्ट नॉलेज होती थी। वास्ट नॉलेज ऑफ किस चीज की वास्ट नॉलेज होती थी, अबाउट आइडेंटिफिकेशन। अबाउट आइडेंटिफिकेशन, सर आइडेंटिफिकेशन किस चीज का, ऑफ प्लांट्स, कि कौन सा खाना उनके लिए सही है तो कौन सा खाना उनके लिए नुकसानदायक है, ये उन्हें पता होता था। वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे, उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता होता था। तो यहां तक तो हम लोगों ने बात कर दी। अब बारी है एक और रेंज के बारे में देखने की। ठीक है, एक बारी एक रिवर के बारे में तो मैंने बता दिया, 5 लोकेशन थी, एक लोकेशन होगी। अब बाकी की 4 के बारे में बात करेंगे हम लोग। आ जाओ नीचे। तो अब हमारे इसके अंदर क्या गया, फाइंड, ओके नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जब भी, अब देखो आप यूपीएससी की तैयारी करो, मैं कुछ कुछ वर्ड्स आपको पहले बता देता हूँ, या क्लास 6 के अंदर भी वीडियो देख लो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसके अंदर अच्छी खासी मिलती है आप लोगों को। ठीक है, क्या है, आपको अच्छी खासी इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको अच्छी खासी इसके अंदर क्या मिलेगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको मिलेगी। तो आपको क्या, अगर मैं आगे से आपको जब भी कहूँ नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान आ जाना चाहिए दिमाग के अंदर, नॉर्थ ईस्ट तो आपको म्यांमार वाली साइड याद आ जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ नॉर्थ वेस्ट, अच्छा नॉर्थ वेस्ट ऐसे ढूंढने मत बैठो। नॉर्थ वेस्ट मीन्स पाकिस्तान साइड, नॉर्थ वेस्ट मीन्स पाकिस्तान साइड। हम इस तरीके से इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मैप के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि सर अभी हमें मैप के ऊपर क्या देखना है, सुलेमान और किरतार हिल्स देखनी है, और नॉर्थ वेस्ट की बात कर दी है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सुलेमान, किरतार, ये कहाँ पे है सर, ये पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे है ये चीजें, ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर है। तो अब सबसे पहली बात, हम अगर इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, हम सॉरी मैं बात करते हैं हम किसके बारे के अंदर, सुलेमान एंड किरतार। सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में बात करेंगे हम। तो अब सुलेमान और किरतार हिल्स की सबसे पहला पॉइंट ही डाल दिया हम लोगों ने, लोकेशन का। लोकेशन कहाँ पे है सर, इनकी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब अगर आप इसे कह दो नॉर्थ वेस्ट, तो बॉस नॉर्थ वेस्ट में तो कितने सारे देश आ जाते हैं। आप कह रहे हो सर नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट में तो कितने सारे हैं, लेकिन आपको एक बेस बनाना है। नॉर्थ वेस्ट किसके, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश इंडिया के कहां पे, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब सर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो कि सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। देखो एक इलाका लेंगे, उस इलाके की इंपॉर्टेंस देखेंगे। नर्मदा रिवर को लिया, नर्मदा रिवर के पास हम लोगों को पता चला कि यहाँ के लोग स्किल्ड गैदर्ड थे और उन्हें पास्ट नॉलेज थी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क। अब सर ये सुलेमान और किरतार रेंजेस वालों के पास क्या हुआ कि अब इनके पास पता क्या था, ये लोग वो पहले लोग थे। Okay, these area were the area where first men and women began to grow crops. यहाँ पे फसलें उगाने की शुरुआत की गई थी। First began to grow crops, यहाँ पे पहली बारी यहाँ पे फसलें उगाने की कोशिश की गई थी। क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट एरिया टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पे क्रॉप्स की खेती बाड़ी की गई थी। फर्स्ट एरिया टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के अंदर सर क्रॉप्स कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे देख लीजिए दो क्रॉप्स थी आपकी। एक तो थी आपका वीट, एक तो था आपका वीट, दूसरा था आपका बार्ले। अब जिन्हें थोड़े अगर ये वर्ड्स का काफी बार हमें पता क्या होता है, वीट का तो मतलब आपको पता ही है गेहूं, ये जो है आपका बार्ले, इसे ये है जो। काफी बार हमें इसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता होता, हिंदी वर्ड जरूर पता होता है। बार्ले मतलब जो और वीट मतलब गेहूं। तो इन्होंने वीट और गेहूं की शुरुआत की थी। अब सब कब करी थी, ये बात कर रहे हैं अबाउट 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि आज से 8000 साल पहले जो यहाँ पे सुलेमान और किरतार रेंजेस के पास वाले लोगों ने खेती बाड़ी चालू की थी। और सबसे पहली क्रॉप कौन सी उगाई थी, वीट और बार्ले उगाई थी। कहाँ पे, 8000 साल पहले। कितने साल पहले, 8000 साल पहले इन्होंने क्या किया था, इन क्रॉप्स को ग्रो किया था। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, अब ये लोग पहले क्या कर रहे थे कि पहले ये लोग हंट कर रहे थे एनिमल। नर्मदा रिवर के पास देखा था ना, लोग एनिमल्स को क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे। लोग मारना मतलब कोई अपने वेपन्स उनके ऊपर थ्रो करते थे, उन्हें हंट करते थे। अब यहाँ पे लोगों ने पता क्या किया, अब वो फसल उगाने लग पड़े। वो क्या करने लग पड़े, फसल उगाने लग पड़े। और खेती बाड़ी का काम है, कल्ला इंसान करता नहीं है। खेती बाड़ी के अंदर आपने काफी बार देखा है, खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत पड़ती है, यानी कि क्या करना पड़ता है, एनिमल्स की जरूरत पड़ता है। तो जिन एनिमल्स को पहले लोग क्या कर रहे थे, जिन एनिमल्स को पहले लोग हंट कर रहे थे, अब उन्हीं एनिमल्स को लोग क्या करने लग पड़े थे, पालने लग पड़े थे। यानी कि रियरिंग ऑफ एनिमल वाज डन, यानी कि रियरिंग ऑफ एनिमल वाज डन, एनिमल्स की रियरिंग चालू कर दी गई थी, वाज डन। देखिए ये चीजें जितनी भी है, एक बार एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग रखिए। अभी भी कह रहा हूँ, मैं इसके बाद नोट्स मेकिंग करवाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरी लाइन बाय लाइन मैं खुद लिखूंगा आपके साथ लाइन। मैसेज नहीं करूंगा कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा दे, नोट्स की लाइनें लिखूंगा, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लैरिटी रखिएगा, लिखने का काम बाद में, क्योंकि ये सेम चीजें मैं लिखवाऊंगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वैसे लिख लीजिए, ऐसे थोड़ा पूरा सेंटेंसेस के अंदर मत लिखिएगा। अभी नोट्स मेकिंग के अंदर नोट्स में करेंगे। एनसीईआरटी की बुक को देखो। अब एक चीज बताऊं, जब आप यूपीएससी की फाइनल तैयारी करोगे ना, नोट्स ही काम आएंगे। उस टाइम एनसीईआरटी की बुक्स नहीं उठाने बैठोगे। एक तो बुक को देख के आधी घबराहट हो जाती है कि भाई इतनी सारी बुक्स हैं, तो उससे ज्यादा क्या आपको एक एक करके अपने नोट्स के ऊपर ही रिलाय करना है। और एक बार एनसीईआरटी की एक बार कंप्लीट रीडिंग ले लो, मन का वहम निकल जाए कि एनसीईआरटी से मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल्स को चालू कर दिया गया था। अब सर रियरिंग ऑफ एनिमल्स को चालू कर दिया गया था, तो थोड़ा दिमाग के अंदर सीन आ रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, एनिमल्स को रियर कर रहे हैं। सर ये तो गांव का इलाका हो गया, यानी कि अब लोग क्या रहने लग पड़े। पहले लोग क्या करते थे, हंट करते तो जहाँ सारा मिलता वहां पे रह जाते थे, लेकिन अब वो क्या करने लग पड़े, फसल उगाने लग पड़े। अब एक चीज बताओ, फसल उगाने लग पड़े लोग, तो फसल क्या एक दिन में उगती है, नहीं। फसल क्या होता है सर, बहुत महीने लग जाते हैं, कई को 6 महीने लगते हैं, कई को एक पूरा साल लग जाता है। तो उन्हें क्या करना होता है कि फसल छोड़ के चले जाते हैं या फसल का ध्यान रखते हैं, फसल का ध्यान रखते हैं। यानी कि अब वो लोग क्या, एक जगह ठहराव आ गया उनकी लाइफ में। क्या आ गया, ठहराव आ गया कि बॉस अब हम इधर उधर घूमेंगे नहीं, हम यहाँ पे अपनी फसलों को उगाएंगे, उन्हीं से हम खाना पीना करेंगे। ठीक है, तो अब यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक इंसान का खेत है, दूसरे इंसान का खेत है, तो एक बार साथ साथ रहने लग पड़े। यानी कि पीपल देन स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। लोग कहाँ पे रहने लग पड़े, अब लोग विलेजेस के अंदर रहने लग पड़े। लोग वेयर डिड पीपल स्टार्टेड टू लिव, पीपल स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। तो ये तो था पूरा का पूरा आपका सुलेमान और किरतार हिल्स का टॉपिक। अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे पढ़ा देता हूं आप लोगों को। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए एनसीईआरटी क्या क्या कहते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया किरतार हिल्स का और नॉर्थ वेस्ट का। सर हम लोगों ने तो इसका टॉपिक भी समझ लिया। अब आगे आप बताओ, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 साल पहले। जैसे मैंने बताया 8000 साल पहले यहाँ पे इन्होंने खेती बाड़ी चालू कर दी थी। आर लोकेटेड हियर। पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट, कैटल, इन सबको रियर करने लग पड़े थे एंड स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस। विलेजेस के अंदर रहने लग पड़े थे। अब यहाँ पे आपको पता है क्या, एनसीईआरटी आपको से पहले ये चीज बताई कि लिव्ड इन विलेजेस। आपको ये चीज नहीं बताएगी कि लोग वहां पे रहने, विलेजेस में रहने क्यों लग पड़े। वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। काफी बार होता है कि हम लोग पता है क्या,
हम यहाँ तक देख लेते हैं लिव्ड इन विलेजेस, पॉइंट खत्म। अरे क्यों रहने लग पड़े विलेजेस के अंदर, क्या जरूरत पड़ गई थी? ये जरूरत पड़ गई थी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही काम करना पड़ेगा। देखो अगर एनसीईआरटी पढ़ने से ही सारा काम हो जाता तो यूपीएससी कोई भी क्रैक कर लेता। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आप लोगों को हर एक चीज के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। हमारे एक सर है अरविंद ओझा सर, वो हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज करो क्वेश्चन मार्क लगा दो साथ साथ। पॉइंट कंप्लीट किया, क्वेश्चन मार्क। इसी चीज का क्यों? क्योंकि ये चीज बिल्ड करता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। लॉ ऑफ कनेक्टिविटी को ये क्या करता है? बिल्ड करता है। एनसीईआरटी विल हेल्प यू टू बिल्ड द लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। अब हम आगे आ जाते हैं लोकेट द। अब दो शहरों के बारे में बता चुका हूँ, दो जगहों के बारे में। नर्मदा रिवर बता चुका हूँ, दूसरा मैं किस चीज के बारे में बता चुका हूँ? दूसरा मैं बता चुका हूँ सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा असम साइड और मध्य प्रदेश की साइड, यानी कि नाउ लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास टू द सेंट्रल इंडिया। मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट का एरिया याद आ जाए तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? म्यांमार। नॉर्थ वेस्ट मींस पाकिस्तान। अब देखो एग्जांपल दिख रहा है, ये रही आपकी गारो हिल्स। आप अपने मैप में भी देखिए, यहाँ पे जो असम है ना, असम के नीचे आपको ऐसे जाते हुए लिखेंगे ये आपकी गारो हिल्स है। और जो आपके विंध्यास है आपके मध्य प्रदेश वाली साइड आ जाइए। अब विंध्यास की है ना लोकेशंस बड़ी कमाल की है। आप इसे ये भी कह सकते हो कि विंध्या इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। आप ये भी कह सकते हो कि विंध्या लोकेटेड अबव द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को हमने देखा था ना, नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर क्या है? विंध्यास है। ठीक है, तो आपकी गारो हिल्स से ये कहां पे? आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। और विंध्यास है ये आपका कहां पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर। या आप इसे क्या कह सकते हो? टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल इंडिया के अंदर ये पार्ट है। अब सर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो, तो मैं कहूँ गारो हिल्स का तो आपके एनसीईआरटी के अंदर उसकी कोई वैसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपकी विंध्यास है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसिस्ट करती है। विंध्यास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसिस्ट करती है, क्योंकि अभी तक सर आपने ये तो बता दिया कि सुलेमान और किरतार हिल्स के अंदर खेतीबाड़ी हुई और वीट और बार्ले की खेतीबाड़ी हुई। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसका नाम है राइस। तो जो एरिया जहां पे सबसे पहले चावल की खेती करी गई थी, जब वो एरिया जहां पे सबसे पहले चावल की खेती करी गई थी, वो विंध्यास के अपर पार्ट यानी कि नॉर्थ के अंदर है। यहाँ पे मैं कल दूसरा चेंज करके बता देता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला, ओके, विंध्यास के जो ऊपर वाला जो एरिया है, द एरिया, ओके, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ये विंध्यास दिख रही है आपको, विंध्यास, ठीक है, ये क्या आपकी विंध्यास है। अब इस विंध्यास के ऊपर वाली साइड, ओके, टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, तो वहां पे क्या है? चावल की सबसे पहले खेतीबाड़ी की गई थी। ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिएगा इसके अंदर क्या है। दीस वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ एरियाज थे। These were the areas, these were the first area where agriculture developed the places। इसे थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, कहाँ पे हमारे साइड, हाँ अब थोड़ा ज्यादा क्लियर आ रहा होगा, है ना? ठीक है, वो मैप के लिए हमें ऐसे करना पड़ा है। The places where river was first grown are to the north of विंध्यास। ओके, जैसा मैंने पॉइंट बताया, जो एरिया जहाँ पे सबसे पहले इन सब चीजों की करी गई थी, यदि आप कह सकते हो कि चावल की खेतीबाड़ी करी गई थी, वो कहाँ पे करी गई थी? आपके विंध्यास के नॉर्थ के अंदर करी गई थी। अब हम आ जाते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सर तीन के बारे में बात कर चुके हैं, तीन के नाम बता दो। नर्मदा रिवर थी, सुलेमान और किरतार हिल्स थी, तीसरे के अंदर हमने किसकी बात की थी? तीसरे के अंदर हमने गारो हिल्स और विंध्यास की बात की थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके अच्छे पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा इंडस रिवर। इंडस रिवर, आपको पता है आपका देश का जो नाम है इंडिया, वो भी इसी रिवर के ऊपर पड़ा हुआ है, इंडस रिवर के ऊपर। कैसे पड़ा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर बताऊंगा। आपको पता है आपके देश का नाम भारत, वो भी इसी इलाके के आसपास, इंडस रिवर के आसपास के इलाके पे के बेस पे हमारे देश को भारत भी क्यों जाना जाता है, वो भी इसके अंदर बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस के बारे में। चलो आज इस बार है ना ग्रीन बोर्ड लेते हैं, ठीक है। कौन सा कलर लें? बच्ची की आवाज आ रही है कहीं से सर। ब्लैक कलर, ठीक है। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं? इंडस, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सर सबसे पहले इंडस, इंडस की तो बात कर ली सर आपने, ठीक है सर। इंडस तो रिवर का नाम है, इतनी बात, इतनी नॉलेज तो है हम लोगों को। लेकिन सर ये वर्ड ट्रिब्यूटरी, ये सर ये वो जो आपने वर्ड बताया ट्रिब्यूटरी, ये वर्ड जो है ट्रिब्यूटरी, ये क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटरी? क्वेश्चन है यार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस तरीके से है? हम कहते हैं इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा।
ठीक है। अब ये देखो, एक नदी आई, दूसरी नदी आई, तीसरी नदी आई, चौथी नदी आई, मिलके इन्होंने क्या किया, एक बड़ी नदी बना। देख रहे हो ट्रिब्यूटरी, आपने सुने सर, हम काफी बार जो भी एक्टर्स की मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है, उन एक्टर्स को ट्रिब्यूट किया जाता है। ट्रिब्यूट मतलब रिस्पेक्ट को पे करना। ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि जो रिवर है, देखो वर्ड्स आपके नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल वर्ड्स के एग्जांपल से समझाया। ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, छोटी छोटी नदियां अपने आप को एक बड़ी नदी के अंदर सम्मिलित कर लेती है, एक बड़ी नदी के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज का जैसे बोले, यही नदियां, चलो इसी नदी को कंटिन्यू करते हैं, ये नदी आपकी यहाँ तक गई, फिर ये नदी का क्या हुआ, ये नदी इस तरीके से जब ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ऐसे बढ़ गई, अब यहाँ पे जब ये रिवर, स्मॉल रिवर एक बड़ी रिवर के अंदर होते हैं तब हम उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, लेकिन जब यही बड़ी रिवर जब छोटी छोटी रिवर्स के अंदर हो जाते हैं तब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए था इंडस एंड रिवर्स के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसी इंडस के बारे में। तो इंडस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एक मैप लेके आता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, एक मैप के थ्रू आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, पिक्चर्स डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए थी, एक सेकेंड रुकेगा, म्यूजिक के अंदर देखते हैं। अमाउंट ऑफ पिक्चर जो मैंने लास्ट टाइम ली थी 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिल जाएगी। हाँ, ये रही मैप, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये एक मैप है, ठीक है, आप लोगों के लिए मैप लेकर। इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है इंडस के बारे में। क्या दिख रहा है आपको? ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस के बारे में। ये पूरा एरिया किसके बारे में है? इंडस रिवर के बारे में हम बात करते हैं, इसी एरिया के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, इसी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर के बारे में, हमने ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी देख लिया। सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में, हमने इंडस रिवर हमें पता है, उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो 5 नाम लिखेगा, 5 ट्रिब्यूटरीज है। क्या है? 5 ट्रिब्यूटरीज है, उनके नाम लिखेगा। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो है वो है रवि, दूसरे का नाम है बीस, तीसरे का नाम है सतलुज, चौथे का नाम है इसके अंदर आपका झेलम, पांचवे का नाम है चेनाब। अब सर ये 5 ट्रिब्यूटरीज है, ये सर सीक्वेंस में क्यों लिखवाई है? इसी सीक्वेंस में लिखना, पता है क्यों? क्योंकि एक चीज बताओ, अब एक चीज ये आपको देख रहे हो, ये इंडस रिवर है, ठीक है। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, इंडस रिवर, ये जो कंप्लीट इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो यहाँ पे इन सब रिवर से आती आती क्या हो जाती है, मेन रिवर के अंदर हो जाती है ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। तब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो मैंने गंगा के बारे में बताया था, यहाँ पे देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रिवर्स के अंदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, और यहीं पे क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात आप देख रहे हो कि सर ये जो रिवर है ना इंडस, ये सर मैक्सिमम तो ये पाकिस्तान के अंदर है, मैक्सिमम ये रिवर का है सर पाकिस्तान के अंदर। फन फैक्ट ये है कि जो आपके इंडस रिवर है ना, आपके इंडस रिवर का जो वाटर है, इंडस रिवर का जो वाटर है, ये बात भी आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी हुई, ये चीजें मैं ही बता रहा हूँ, आप लोगों को काम आएगी। इंडस वाटर, इंडस का जो वाटर है वो 80% पाकिस्तान में, आपकी इंडस रिवर का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, बचा सिर्फ और सिर्फ 20% जो पानी है वो इंडिया के अंदर है। अब सर क्या किया जाए? पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के पीछे ही चाइना, अगर आज आपने सुना होगा चाइना जो है ना अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ना उसे कैप्चर करना चाहता है। क्यों करना चाहता है भाई कैप्चर? चाइना के पास एरिया की कमी थोड़ी ना, और आपको पता है चाइना का तो आधे से ज्यादा एरिया यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, तो उनके पास एरिया की तो कमी है ही नहीं, तो वो अरुणाचल प्रदेश पे क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ द रिवर वाटर। आपने चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है, और 66% यानी कि 2/3 ऑफ द, ये फन फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो चाइना है ना, चाइना इंडिया के ऊपर, इंडिया का वो अरुणाचल प्रदेश, राहुल गांधी जी बहुत बार कहते हैं कि वहां पे लोग गांव बसा के बैठ गए हैं। क्यों बैठे? वो एरिया क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? वो एरिया वो कैप्चर पता है क्यों करना चाहते हैं? इंडस, चाइना के अंदर मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है, और ब्रह्मपुत्र जो मेन रिवर है ना, इस मेन रिवर का 2/3 यानी कि 66% जो पानी, मैं नहीं कह सकता 66%, ये जो रिवर है ये चाइना के अंदर है, लेकिन इंडस, ये जो इसका पानी है ना ब्रह्मपुत्र रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी है वो चाइना के अंदर, भले ये 66% रिवर चाइना के अंदर, लेकिन उसका पानी की कैपेसिटी सिर्फ 20% है, और 60% इंडिया के अंदर है जो अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखती है।
तो चाइना पता है इंडिया के ऊपर वहां पे अरुणाचल प्रदेश पे क्यों कैप्चर करना चाहता है? करने को तो एक चीज बताओ, क्या चाइना जो है, क्या चाइना सिक्किम को भी तो कैप्चर कर सकता था? यहाँ पे ही क्यों आया चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर? सर कारण है इसका, कारण यह है कि चाइना के पास, देखो आज तक इतिहास में जितनी भी लड़ाई हुई है वो लड़ाइयां होती सिर्फ एक ही नाम के ऊपर है, वो नाम है रिसोर्सेस। दुनिया में जितनी लड़ाई हुई है वो सारी की सारी क्यों हुई है? रिसोर्सेज के ऊपर हुई है। सारी लड़ाइयां क्यों हुई है? रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये जो रिसोर्सेज है, इन्हीं के लिए चाइना ने इंडिया के साथ क्यों वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि भले ब्रह्मपुत्र 2/3 ऑफ द पार्ट यानी कि 66 पार्ट भले उसका चाइना के अंदर, लेकिन पानी के अंदर वो सिर्फ 20% ही देती है, और चाइना के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, पानी की नीड ज्यादा है, इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि वहां पे 60% ऑफ वाटर है, इसीलिए एरिया के अंदर लड़ाई होती है। वरना वो चाहता तो किसी भी पार्ट में कैप्चर कर सकता था, चाहता तो पाकिस्तान की मदद कर देता और कश्मीर को भी तो हटा सकता था, लेकिन वो कहाँ पे गया? अरुणाचल प्रदेश में गया। क्यों गया? रिसोर्सेज के पीछे। जितनी भी लड़ाई होती है उन सबके पीछे कारण होता है, इनके अंदर अपने आप चुल नहीं मचती कि चलो यार इंडिया के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि इसके मेरे भाई के साथ नहीं बनती। चाइना पागल थोड़ी है ना कि पाकिस्तान इंडिया की नहीं बनती, मैं भी ना बनाऊं। ट्रेड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। तो इंडस रिवर वाटर जो है वो 80% पाकिस्तान में है और 20% इंडिया के अंदर है। तो इसीलिए क्या हुआ, 19 सितंबर, देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है? मैं भले ही उसे आपके जो नोट्स के अंदर भी बनाऊंगा, पर अभी बुक के अंदर साथ साथ लिख लो, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद जब एनसीईआरटी की रीडिंग लोगे ना, उस टाइम पे बहुत मदद करेंगे, ठीक है? तो देखो 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था। क्या साइन किया गया था? इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। सब ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? तो मैं कहता हूँ ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है वो ये कहता है कि जो ये आपकी पहली 3 रिवर्स है, रवि, बीज और सतलुज, इनका पानी इंडिया को अलॉट किया जाएगा। सॉरी गाइस, इनका पानी इंडिया को अलॉट किया जाएगा। जो झेलम और चेनाब है, इनका पानी पाकिस्तान को अलॉट किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग है? इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। कब निकली थी इंडस वाटर ट्रीटी? 19 सितंबर 1960 के अंदर निकली गई थी। ये सारे फन फैक्ट्स हैं, फन फैक्ट्स यानी कि नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि आपको अगर इंडस के बारे में भी लिखना आ गया ना तो एनसीईआरटी तो थोड़ी बहुत चीजें, बाकी सारी चीजें आपको यहीं पे मैं बता रहा हूँ। तो 19 सितंबर 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी हुई। अब सर बुक के अंदर क्या लिखा है ये बातें बताओ तो हमें। तो आपकी जो रिवर है ना इंडस रिवर, उसके अंदर बुक के अंदर क्या लिखा है? बुक के अंदर ये चीज बताई है कि आज से 7000, अभी तक हम 8000 साल तक पहुंच गए थे सर। पुराना ये देखा हमने नर्मदा, फिर हम 8000 साल पे कहां पे आ गए थे हम 8000 साल में सर? सुलेमान और किरथार हिल्स तक। अब हम कहां पे आ गए? 4700 साल पहले, ईयर्स अगो, 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले आ चुके हैं सर। अब यहाँ पे क्या होने लग पड़ा कि पहले तो गांव बनने लग पड़े, ठीक है? 8000 साल तक क्या बनने लग पड़े? गांव बनने लग पड़े। अब जो छोटे छोटे गांव है वो इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें टाउन, सिटी का नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है? सिटी का नाम दे दिया जाता है। तो सम ऑफ द यंगेस्ट सिटीज उस टाइम पे फ्लरिश होने लग पड़ी थी। कहां पे? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के पास। अब सर यहीं पे ही क्यों हुई थी इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के बाद? इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज के बाद इसलिए हुई थी ये रिवर्स, वहां पे एस्टेब्लिश होने का इनका मेन कारण क्या था इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज का? कि वो इंडस रिवर के पास ही बनी, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि आप जितने भी देखोगे ना, अभी आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर एनी सिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इन सारी चीजों का, आगे जाके इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। अब आपने एक चीज बताओ, इनके पास जो सिटीज थी ना, आप उनके नाम सुनोगे ना, आपको सर ये सिटीज थी, ये तो हमें पता थी। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब काफी ऐसे भी होंगे सर ये नाम तो नहीं सुना, आप तो ऐसे कह रहे थे, पता चल जाएगा। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है? हाँ सर ये नाम बहुत बार सुना है, सिंधु घाटी सभ्यता। यही है, इंडस मीन सिंधु। इंडस का मतलब होता है सिंधु, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इंडस को सिंधु कहा जाता है। वैली मीन्स घाटी और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदारो, हमारे ऋतिक रोशन साहब, मोहनजोदारो ये भी यहीं पे था। और पूरा अच्छे से मोहनजोदारो भी पढ़ाऊंगा कि मोहनजोदारो में क्या क्या चीजें हुई थी। मोहनजोदारो हुआ था, उसके बाद क्या आता है आपके पास? मोहनजोदारो, उसके बाद आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसका भी नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। अगर क्लास 6 के अंदर, तो क्लास 8 के अंदर बुक लगेगी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित कौन सी? भारत की खोज। उसके अंदर अच्छे से ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो ये तो था आपका इंडस। अब हमेशा एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई, एनसीईआरटी इतनी बातें नहीं बताएगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में अपने आप नॉलेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं
Tributaries are small river that flows into a large river. ये आपको मैंने बता दिया. About 4,700 years ago, some of the youngest cities flourished on the bank of this river. Okay, rivers के बैंक के ऊपर flourish करने लग पड़े. Later, 2,500 years ago, city developed on the bank of river Ganga and its tributaries. अब इंडस के बारे में बात कर लिया. अब बारी आ जाती है हमारे पास किसकी बात करने की? गंगा की. अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस. अब सर यहाँ पे तो बात कर ली, अब बारी आ जाती है गंगा की. आपको एक फन फैक्ट और बताऊं. आपको पता है गंगा जो नाम है इनिशियली जहां से जनरेट होती है वहां पे से गंगा नहीं कहा जाता. गंगा पता है कहां से आता है? हरिद्वार का नाम सुना? हरिद्वार. जब गंगा जो इनिशियल रिवर जब हरिद्वार में एंटर करती है तब उसे गंगा कहा जाता है. चलो अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर आगे. तो अब गंगा के बारे में बात कर लेते हैं. गंगा के पास यहाँ पे क्या है ना, अब आपको गंगा रिवर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है. ये जो गंगा रिवर जो आपको दिख रही है ना, अब पता है क्या, अब सर सिटीज फ्लरिश होने लग पड़ी. अब हमें पता है क्या अर्ली टाइम के अंदर क्या हुआ. पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, ये काम करता हूँ, बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट बोर्ड कर लेते हैं, ठीक है. सर अर्ली टाइम के अंदर क्या होता था कि सर लोग क्या थे? स्किल्ड गैदरर थे. उसके बाद हमने 8,000 साल पहले की बात कर ली. सर 8,000 साल पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो सुलेमान और किरतार हिल्स थी वहां पे वीट और जौ की खेती हुई. फिर सर 4,700 साल पहले शहर बनने लग पड़े. यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आने लग पड़ी. फिर सर 2,500 साल पहले क्या हुआ? अब यही सिटीज देखो, गांव बने, गांव के बाद शहर बने, शहर के बाद क्या बनेगा? राज्य बनेगा. राज्य मतलब किंगडम बनेगा. तो यहाँ पे आपका पहला किंगडम फॉर्म हुआ था टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा. और उस किंगडम का नाम क्या था? किंगडम का नाम जरूर नोट कीजिएगा, इसके अंदर मैं बड़े लेटर्स के अंदर लिखता हूँ. जो आपका किंगडम था वो था आपका मगध किंगडम. किंगडम का नाम क्या था आपका? मगध किंगडम. आपका मगध किंगडम कहाँ पे फॉर्म हुआ था? टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा. टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा के अंदर मगध किंगडम चेंज हुआ था. अब इससे अंदर चेंज क्यों हुआ था वो भी बात बताऊंगा इसके अंदर. पहले एनसीईआरटी पे चलते हैं वापस, ठीक है. लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में बताया गया है. सन उनकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में बताया गया है. ये मैप को अब जब स्टडी करोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा. अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है. इन द एशियंट टाइम्स, क्यों आने वाले टाइम के अंदर जियोग्राफी के अंदर आप ये पढ़ने वाले हो. अभी हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री की बातों को ध्यान में रखो. इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज का जो मैंने वो बात बताई थी वो इंडस वाटर ट्रीटी के लिए थी. अभी इनके बारे में मत पढ़ो क्योंकि आप जियोग्राफी के अंदर सेम कंटेंट पढ़ने वाले हो. ओके. इन द एशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग टू द स्टेट ऑफ बिहार. जो आपका बिहार है वो पहले मगध ही किंगडम था. मगध किंगडम था. देखो साइड से हम कहां पे आ गए थे? राज्य के ऊपर आ गए थे. इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. अब एक और फन फैक्ट्स बताता हूं मैं आप लोगों को. देखो हिस्ट्री पता है कितनी इंटरेस्टिंग. अगर आप यहां तक वीडियो को पहुंचो तो आपको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री के अंदर. 2500 साल तक आ गया. अब आपको पता है 2250 इसके 250 साल पहले पता है क्या फाउंड हुआ था? बता दो. यहाँ पे बताता हूँ. आज इससे ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ 2250 साल पहले आपने इनका नाम सुना है? अशोका सुने? अशोका के हैंड अशोका का एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री पता चला था. पता है कब? 2250 साल पहले. पता है कहां पे पता चला था? इसी सेम स्लाइड को मैं उस टाइम पे भी बता दूंगा. ये पता कहां पे मिला था? ये मिला था आपको खानदार इंस्क्रिप्शन के अंदर. कहां मिला था आपको? खानदार इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिला था. अब सर ये खानदार इंस्क्रिप्शन जो है ये कहां पे है सर? तो ये सर ये है आपका अफगानिस्तान के अंदर. अफगानिस्तान के अंदर है ये आपका खानदार इंस्क्रिप्शन. और ये किसके रूल्स, और इसके अंदर पता है क्या था? इंस्क्रिप्शन यानी कि वो कहते हैं, आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर खुदाई कर करके लिखी हुई चीजें, पत्थरों के ऊपर खुदाई कर करके लिखी हुई चीजें थी. तो उसके अंदर रूलर अशोका के मतलब जो भी रूल्स थे वो सारी चीजें लिखी हुई थी इसके अंदर. और इंटरेस्टिंग बात क्या थी उसके अंदर कि वो 2 लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे. अब सर ये 2 लैंग्वेजेस कौन सी थी वो मैं आपको वो टॉपिक पे बताऊंगा. अभी से इतना बता रहा हूँ कि अशोका लीडर का नाम सुना, वो भी कहाँ के थे? मगध किंगडम के. अब आ जाओ देखो लार्ज किंगडम. ओके, तो अब इसका समझ में आ गया. रूलर वर वेरी पावरफुल. अशोका से पावरफुल लीडर कोई था ही नहीं. ओके, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. किंगडम्स वर सेट अप टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल. दूसरे देखो किंगडम होता है फैल जाता है. ओके, फैलता है और इतना फैल गया कि वो कहां पे पहुंच गया? अफगानिस्तान तक पहुंच गया. कहां पे पहुंच गया? अफगानिस्तान तक पहुंच गया.
चैप्टर के अंदर थोड़ी सी गलती है इसके अंदर कि आपको इस चैप्टर के अंदर बाद में इस चीजों का रेफरेंस दिया गया, जबकि यहाँ पे चैप्टर की कनेक्टिविटी बन जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फन फैक्ट था ये वाला, इस नोट को अच्छे से पढ़िएगा। ये नोट पता है क्या कहता है? ये नोट कहता है एक सब कॉन्टिनेंट के बारे में। क्या कहता है? एक सब कॉन्टिनेंट। मैंने आपको यहाँ पे वर्ड बोला था आप लोगों को, फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इन्हें सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जितने भी हैं, आपके काम करता हूँ गूगल पे लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को। कहाँ लेके जाता हूँ? गूगल पे लेके जाता हूँ।